अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी। ये नारे आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब सवाल फिर यही कि क्या अयोध्या के बाद काशी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का बहुत स्वागत। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर इस वक्त जबरदस्त सियासी हंगामा मचा हुआ है। हालांकि वहां सर्वे के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने कल भारी विरोध किया था, लेकिन आज वहां पर शांति है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर कर दी गई है। इधर कोर्ट अब 9 मई को कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका पर सुनवाई करेगी और तब तक मस्जिद में सर्वे लगातार जारी रहेगा। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि मुस्लिम संगठनों को सर्वे से आखिर आपत्ति किस बात की है। सवाल बीजेपी से भी है कि क्या इस मामले में आगे बढ़कर वो अपनी हिस्सेदारी को दिखा रही है। बड़ी बात यह भी है कि क्या अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है। देश भर में हिंदू मुस्लिम के मामले लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं। बहस के इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज ये पूरी बहस रहने वाली है। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासी बवाल को लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि मामला आप समझें, फिर मेहमानों से तारुफ कराएंगे और इस पर आज दंगल में चर्चा करेंगे। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने कोर्ट के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ मस्जिद की वीडियोग्राफी का विरोध करने के लिए मुस्लिम पक्ष खड़ा है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया। वहीं एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने काशी की तुलना अयोध्या से कर डाली। ओवैसी कह रहे हैं कि सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश देकर वाराणसी की कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल पर बने कानून का उल्लंघन किया है। मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि काशी में हो रहे सर्वे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और ओवैसी और पूरा विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे अराजक तत्वों से सरकार सख्ती से निपटना जानती है। कमीशन अगर सर्वे के लिए गया है तो जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, जो शासन प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। जो विरोध कर रहे हैं निश्चित तौर से वो अराजक तत्व हो सकते हैं और ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है। वाराणसी में हो रहे सर्वे पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सीधी सी बात है कि सरकार बेकाबू महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लाई है। इतना ही नहीं, ओवैसी के सवाल उठाने पर समाजवादी पार्टी ने ओवैसी को एक बार फिर बीजेपी की बी टीम करार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हिंदू मुस्लिम के विषय हमारे सामने लाती है, जबकि सच्चाई ये है कि जनता को अगर कोई चीज़ छू रही है तो वो इस देश में महंगाई छू रही है, बेरोजगारी छू रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। अब बात कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह दिया कि मस्जिद का सर्वे न्यायपालिका का राजनीतिक इस्तेमाल होना दिखाता है। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो पूरा मसला है, इसमें जो आदेश दिया गया है वही इनवैलिड है, असंवैधानिक है, क्योंकि 1991 का धर्मस्थल अधिनियम स्पष्ट तौर पे यह आदेश देता है कि जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर की जो भी स्थिति रही हो 15 अगस्त 1947 को, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। यहां तक कि उसको चैलेंज करने के लिए कोई पिटीशन डाला जाता है तो वो न तो कोर्ट में, न किसी ट्रिब्यूनल में, न किसी प्राधिकरण के सामने स्वीकार करने योग्य भी होगा। इसीलिए आज तक चाहे वो काशी का मसला रहा हो, चाहे मथुरा का मसला रहा हो, कभी भी उसको इंटरटेन नहीं किया गया।
बहरहाल जहां कोर्ट सर्वे से समाधान की ओर बढ़ रहा है, वहीं बयान बहादुरों की ऐसी बयानबाजी वाकई खतरनाक है। आज तक ब्यूरो। तो बयान बहादुरों की एक लंबी कतार है जो लगातार यहां पर बयानबाजी कर रही है अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना हफीज हसन अहमद साहब जुड़ रहे हैं। आप शाही इमाम हैं शाही मस्जिद वाराणसी के, आपका स्वागत है। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन है। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। और सैयद असीम वकार साहब हैं जो AIMIM का पक्ष रखेंगे, उनके प्रवक्ता वो हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार अभिषेक के पास हम चलेंगे जो वहां पर मौजूद हैं जहां विवाद पूरा बना हुआ है। बनारस में फिलहाल वो मौजूद हैं और कुमार अभिषेक के पास चलते हैं। कुमार अभिषेक, आज एक बड़ी खबर आती है कि सर्वे को लेकर, सर्वे जारी रहेगा लेकिन कमिश्नर को लेकर सुनवाई जो है वो 9 मई को हो जाएगी। अब जरा ये समझाइए कि कमिश्नर जब सर्वे कर सकते हैं तो 9 मई की सुनवाई से क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि 10 मई तक रिपोर्ट देनी है। फिलहाल स्थिति क्या है और ये जो पूरा घटनाक्रम आज देखने को मिला, इसको लेकर जरा अपडेट दीजिए। चलिए, कुमार अभिषेक तो शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, जरा ये समझाइए कि कमिश्नर को हटाने की जो मांग थी उस पर दोबारा सुनवाई 9 तारीख को होने वाली, लेकिन ये इजाजत दी गई कमिश्नर को कि वो सर्वे को जारी रख सकते हैं। ऐसे में 9 तारीख को सुनवाई पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट तब तक ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। क्या फिर 10 तारीख को रिपोर्ट वो सबमिट कर पाएंगे, और क्या स्थिति फिलहाल वहां ग्राउंड जीरो पर है, क्योंकि कल काफी हंगामेदार तस्वीरें आई थी। बिल्कुल शुभांकर, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। आप ये देख लीजिए, कुछ देर पहले दोनों पक्ष अंदर जा चुके हैं। जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो भी इस वक्त अंदर हैं। सर्वे का काम चल रहा है। तरह तरह की अफवाहें अंदर से बाहर की तरफ भी आ रही हैं कि उन्हें रोका गया और इस तरह की बातें, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग आए जरूर यहां पर नमाज पढ़ने के लिए, शाम के वक्त का कुछ लोगों को एंट्री दी गई, और जब हल्की नारेबाजी आज भी हुई तो एक लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें थाने भेजा गया है। ये फिलहाल इस वक्त की स्थिति है। मैं आपको दिखा दूं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आज कड़ी है और बहुत ज्यादा तादाद कम से कम दोनों पक्षों के हिसाब से सड़क पर वैसी नहीं दिख रही, लेकिन पुलिस की व्यवस्था बहुत ज्यादा आज कल की तुलना में ज्यादा है। जो आज ये फैसला आया कि अब 9 तारीख को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तो ये एक तरीके से 9 तारीख को जब ये वकील कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर जाएंगे तो इनका पक्ष भी अदालत सुनेगा। दरअसल एक तरफा आरोप लगाए गए थे कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका जो प्रार्थना पत्र है आज जब वो सबमिट हुआ तो अदालत ने इसलिए वक्त दिया है 9 को कि जब सर्वे का काम खत्म होगा तब फिर वो उनका पक्ष भी सुनेगा जो कि कोर्ट कमिश्नर है। ऐसी स्थिति में उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन शुभांकर, इसका कोई असर सर्वे पर नहीं पड़ा। अभी दूसरे दिन का आज सर्वे चल रहा है। 6 और 7 2 दिन का वक्त दिया गया था। हालांकि आज थोड़ा डिले हुआ है इसमें, क्योंकि आज कोर्ट की सुनवाई थी। अब देखना यह है कि क्या ये कल भी सर्वे होता है या नहीं। 9 तारीख जरूर है इसकी सुनवाई का डेट, और 10 तारीख को इस रिपोर्ट को सबमिट करना है। तो आने वाले जो दिन है बेहद गहमा गहमी भरे रहने वाले दिन है कि आखिर इस रिपोर्ट में आता क्या है। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी हम आपके पास तुरंत लौटेंगे। लेकिन अपने मेहमानों के पास चलते हैं, राकेश त्रिपाठी के पास चलते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, चर्चा की शुरुआत हम करें तो 1-2 बातें पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं। जरा ये बताइए कि इस पूरे विवाद में क्या सरकार की कोई भूमिका है या नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर आप पर आरोप लग रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पर आप कहते हैं कि नहीं है, तो पहले इसको जरा क्लियर कर दीजिए चर्चा की शुरुआत में ही। लेकिन शुभंकर जी, एक बात स्पष्ट कर देता हूं, सरकार की जिम्मेदारी संवैधानिक तौर पर बनी हुई न्यायपालिका के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करना होता है। यह सरकार की भी जिम्मेदारी है और इस देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई ऑर्डर किया गया है तो उस ऑर्डर का सम्मान करें, और उस ऑर्डर से अगर नाइतफाकी है तो अपीलेट अथॉरिटी होती है, अपीलेट कोर्ट्स होती है, उनमें जाकर के अपनी दलीलें और अपनी तकरीरें रखें। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि टीवी डिबेट से लेकर के और सार्वजनिक मंचों तक जाकर के कोर्ट के निर्णय की मुखालफत सार्वजनिक तौर पर की जा रही है। विशेष तौर पर आपने भी दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के जो अल्पसंख्यक कमेटी के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है मोहम्मद शहनवाज ने जिस तरह से इसकी आलोचना की है, यह भारत के संविधान को ठेंगा दिखाना है। भारत की न्याय व्यवस्था की इस प्रकार से खुली आलोचना, ये तरीका ठीक नहीं है और किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल को ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपने तमाम कानूनों का जिक्र कर दिया तो एक सवाल मेरे मन में और आ गया। ये सवाल ओवैसी जी ने पूछा था
कि धर्मस्थल कानून को आप मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि अगर मानते हैं तो फिर स्टैंड कुछ अलग होना चाहिए, और नहीं मानते तो खुलकर कह दीजिए। लेकिन दो बातें मैं शुभांकर जी कहूंगा। भारत की संसद के द्वारा पारित किए गए कानून को मानना पूरे देश भर के हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब ये संसद में कानून पेश किया जा रहा था, मुझे लगता है उस समय तत्कालीन परिस्थितियों का जिक्र करना भी आवश्यक है कि किस प्रकार से बहुमत के दम पर जबरदस्ती तरीके से, जबरिया तरीके से, मैं जबरिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब तत्कालीन विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रख रहे थे कि इस पूरे मामले को जेपीसी के सामने भेजा जाना चाहिए। लेकिन आज तो कानून बना हुआ है ना सर, आज तो कानून बना हुआ है सरकार में, आप अब तो पालन करना पड़ेगा। नहीं पसंद आ रहा तो बदल दीजिए कानून, लेकिन जब तक बना हो तब तक तो पालन करेंगे ना आप। नहीं शुभांकर जी, बिल्कुल हम कानून का पालन कर रहे हैं और हम तो यही कह रहे हैं। नहीं तो ये कानून क्या कहता है राकेश त्रिपाठी, जरा बताएंगे एक बार दर्शकों को, तब होती ये कानून क्या कहता है, धर्मस्थल कानून क्या कहता है। मान्यपूर्ण तरीके से जोर दबाव के आधार पर, बहुमत के आधार पर अगर हम कानून बदल देते तो इनको आपत्ति करनी चाहिए। देखिए वो आपके पास से वो नंबर गेम का हिसाब किताब आप बदल देंगे, परिस्थितियां अलग होंगी, सवाल मेरे दूसरे हो जाएंगे, लेकिन जब तक कानून है तब तक ये कानून क्या कहता है, एक बार आप तो वकील हैं, समझा दीजिए दर्शकों को। नहीं देखिए, कानून स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धर्मस्थलों की नवैयत है, जो उनकी परिस्थिति है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोर्ट को इस बात के लिए रोका नहीं जा सकता है कि वो इन तथ्यों की जांच करे जो बातें कही गई हैं श्रद्धालुओं की तरफ से कि यहाँ हमारे विग्रह है, यहाँ गौरी के स्थान है जहां हमको पूजा के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए, ये है या नहीं है, इस बात की जांच के लिए उन्होंने कमिश्नर नियुक्त किया है। ये अदालत का अधिकार है। अदालत के आदेश में अगर कोई खामी दिखती है तो अपीलेट अथॉरिटी में इसके लिए चैलेंज किया जाए। इस बात को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प खुले हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह आलोचना करना यह न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाना है। ठीक है, हमारे साथ सैयद असीम वकार साहब भी हैं, क्योंकि एआईएमआईएम की तरफ से काफी ज्यादा विरोध किया गया, ओवैसी साहब काफी मुखर थे। तो वकार साहब जरा ये समझाइए कि क्या परेशानी हो रही है, अगर सर्वे हो रहा है, कहा जा रहा है भाई एक सच है जो छिपा हुआ है, जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा, तो कुछ छिपाना अगर नहीं है तो फिर डरना किस बात का, सर्वे होने दीजिए, कोर्ट में मामला है। नहीं, मसला यह है कि जब मामला कोर्ट में है जी, तो क्या सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया है? अगर हमारे आपकी मुकदमा चल रहा है किसी चीज का, तो क्या कोर्ट का आप आदेश दिखाएंगे कि कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि आप हमारे घर में घुस जाइए और हमारे यहां तलाशी लीजिए? ये भी तो बताइए आप हम तो सम्मान करेंगे और आप अपमान करते रहेंगे कोर्ट का। आप कोर्ट के कानूनों को, नियमों को, संविधान को रोनते रहेंगे, नहीं तो और सम्मान हम करते रहेंगे। रहेंगे। दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं किसी ने नियुक्त किया हो, मैं आपसे कह रहा हूं आपका आदेश है। बड़ा आश्चर्य है भाई, आसिम वकार साहब अपडेट होके नहीं आए हैं। ये सीनियर डिवीजन का, सिविल जज सीनियर डिवीजन का ऑर्डर है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की प्रक्रिया कोर्ट के आदेश से होती है, ये प्रशासनिक आदेश नहीं है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने नहीं किया है। देखिए सर, अगर बोलने नहीं दीजिएगा तो फिर इनको बिठा लीजिए और हम लोग। असीम वकार साहब, देखिए असीम वकार साहब, आपको बोलना है, आप ही की बात है, आप ही का मौका है, लेकिन आप जो कह रहे हैं सवाल यही है, ये आदेश तो कोर्ट का ही है सर, बीजेपी ने ऑर्डर नहीं किया, ये सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, कमिश्नर वहीं से नियुक्त किया गया है। सर बात नहीं, सर बात तो सुनिए जी। अगर नहीं बोलने देना है तो हमारा फोटो लगा लीजिए, बाकी सबका फोटो लगा लीजिए, और एक तरफ आप बैठिए, एक तरफ बीजेपी बैठ जाए और डंडा ले लो, हम लोग को पीटना शुरू कर दे, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर बुलवाने को बुलाया तो सुनिए, मैं कह तो रहा हूं कि सर सुनिए सर, आपने कुछ नहीं पूछा है। न्यायालय ने 1992 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था 1992 में कि कोर्ट यह आदेश देता है कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा की जाए। किसने माना? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने माना? और अभी जो फैसला आया जी, अभी जो फैसला आया 92 वाला, उसमें कोर्ट ये कह रहा है कि सन 1200 से लेकर और सन 1528 तक जी, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस जमीन के ऊपर जहां मस्जिद थी, उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना था जिसे मंदिर कहा जाए। तो आप छोड़ दीजिए उसको। आप बहुत सम्मान करते हैं कोर्ट का, मैं कोर्ट का ही फैसला पढ़ रहा हूं, न्यायालय का फैसला पढ़ रहा हूं। इसी जो अभी बाबरी मस्जिद के लिए फैसला आया है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय यह कह रहा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। कोर्ट यह कह रहा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है
कि रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई, वो कह रहा है कि रखी गई। अब देखिए हम अयोध्या से दिसंबर की रात में अयोध्या से आगे काशी बढ़े थे, आप वापस अयोध्या पर आ गए। इस पर बड़ी चर्चाएं हो चुकी है सर, तो आप सम्मान कीजिए कोर्ट का। राकेश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप इस मसले पर? जो मैंने सवाल पूछा था, देखिए मेरा सवाल सर्वे को लेकर था, आपने घुमा लिया। जो अगर उधर जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा है, हमें सम्मान सिखाएंगे कोर्ट। ठीक है आप जो कह रहे हैं। हालांकि एक पक्ष ये भी हिंदुओं कहता है कि साल 1928 में अंग्रेजों ने इसी पूरी जमीन का सर्वे किया था और ये माना था कि ये जमीन जो है हिंदुओं की, इसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी हैं। अनुराग भदौरिया जी, ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय में कि जितने मामले देश भर में हैं वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंदिर यहां पर होना चाहिए, यहां पर झंडा लगेगा नहीं लगेगा, लाउडस्पीकर लगेगा, ये एक जो पैटर्न है, ये क्या सोची समझी है या इत्तफाकन हो रहा है? इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आप पीछे रह जा रहे हैं। एक तरफ ओवैसी साहब की पार्टी बोलती है, एक तरफ बीजेपी बोलती है। एकदम आपने बिल्कुल सही कहा। जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया और हिंदुस्तान ने सुन लिया कि कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे। लाउड स्पीकर से छूटते हैं तो बुलडोजर से छूटते हैं तो ये धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद, अजान, आरती, इसी में पूरे देश को उलझा रखा है। अभी मैं ईद मिलने किसी के यहाँ गया, उसके बाद एक पड़ोसी थे उनके यहाँ चला गया, तो उनके यहाँ मैं बैठा था, कह रहे थे कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बेरोजगार हैं, 2 वक्त की रोटी हमें नसीब नहीं हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। और जैसे ही मैं उठ के आता हूँ, टीवी खोलता हूँ, मैं आप यकीन मानिए सुबह 10 बजे मैंने एक बार टीवी खोला था, शाम को आके देखा तो पूरे दिन यही चल रहा है, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के अंदर में विकास की भी बात करें। अनुराग जी, आप आज तक थोड़ा कम देखते, इसका मतलब लगता है? नहीं, आज तक पे भी मैंने देखा, आज तक पे भी मैं 2 बजे से लेकर अभी तक यही चल रहा है। अभी पिछले कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी कैसे ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ा दिया गया था। सुन तो लीजिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं आपका भी चैनल देखता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देश के अंदर में ऐसा लगता है, जैसे लगता है जो एलपीजी के दाम बढ़े, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 3 साल के अंदर में 40% बढ़े हैं जी। 1000 के करीब हो गया, सोचो आप। अब 1000 का सिलेंडर हो गया, कैसे लोग खरीदेंगे, खाना बनाएंगे? नौकरी है नहीं, बच्चों की फीस भरने के पास उनके लिए पैसे नहीं है क्योंकि रोजगार नहीं है। महंगाई का आलम यह है कि मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, आपको भी दिखा दे रहा हूँ, ये नींबू है 20 रुपए का है। 20 रुपए का नींबू इतनी गर्मी में आदमी शिकंजी बना के नहीं पी सकता, गरीब आदमी। देखिए आप जो बात कह रहे हैं, आपकी बात का पूरा सम्मान, लेकिन एक सवाल फिर मेरे मन में आता है, काउंटर क्वेश्चन उसमें भी आ रहा हूं। एक सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए, एक काउंटर क्वेश्चन आ रहा है, जवाब दूंगा। जी सवाल ये आ रहा है कि क्या ये बात आप समझा नहीं पाए जनता को, क्योंकि आप खुद भी चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी क्या इन्हीं बातों को लेकर आई थी, वही एग्जीक्यूट कर रही है? जी आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं, आपको पूरा समझा दूंगा। ये 20 रुपए का एक नींबू है, गरीब आदमी अगर उसका पेट खराब हो जाए, परेशान हो जाए, तो नींबू रास्ते से तोड़ के किसी तरह से शिकंजी बना के अपने को बचा लेता था। आज उसको हैजा हो जाएगा तो बचाने के पास उस पर नींबू खरीदने तक का पैसा नहीं है, क्योंकि 250-300 रुपए किलो नींबू हो गया। और बीजेपी को जब ये नींबू दिखाओ तो बीजेपी के प्रवक्ता इसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इसको निचोड़ लो, माथे पे डाल दो, माथा ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हाँ, रईसों के लिए ये नींबू, उनके लिए, बीजेपी के लिए बड़ी चीज नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से, जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है लगातार। मैं पूछना चाहता हूं सर, जनता ने आपको चुना, जैसे आपने बोला कौन सा चुना हुआ, जनता ने आपको पूरी बहुमत से चुना, जनता ने इसलिए आपको चुना। आप आओगे, जनता की जो आपने वादे किए, जनता नहीं, राकेश देखिए, अनुराग जी देखिए, अब एक तरफा चर्चा चलेगी तो समझ में नहीं आएगा। दर्शक ये समझना चाहता है कि तो क्या आप ये मसला समझा नहीं पाए, क्योंकि जमीन पर आप भी नजर नहीं आ रहे, अगर नजर आए होते तो शायद चुनावों में परिस्थितियां अलग होती, और अगर आए थे तो समझा क्यों नहीं पाए? आप भी चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी जिन बातों को लेकर गई वो कह, राकेश जी कह रहे कि हमने समझा दिया है, दर्शक समझ रहा है, आवाम समझ रही है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ एक तरह का आपने देखा है, कुछ लोग होते हैं जो झूठ को बड़ी अच्छी तरह से परोसते हैं, और आप जानते हो कि झूठ के पैर बहुत दिन तक होते नहीं है। झूठ कुछ दिन तक आदमी को परेशान तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन झूठ कभी जीत नहीं सकता। ठीक है, अंत में जीतेगा सच। हो सकता है इन्होंने झूठ सच बोल के सरकार बना ली,
ठीक है, हमारे साथ ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि झूठ के पांव बहुत दिन तक नहीं चलते। नहीं, आपका जवाब दे दूं जी सर। आपने कहा सरकार बना ली, ये 46% से 41% पे आए, में हम 22% से 38% ठीक पे है, पहुंचे हैं। ठीक है, तो क्या इसी को लेकर वो अगली तैयारी कर रहे हैं? विनोद बंसल जी, खत्म हो जाएगा। विनोद बंसल जी, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है के सामने आ रहा कि है जो कुछ 90 के दशक में हुआ था अयोध्या को लेकर, कमोबेश वही स्थिति जो है वो बनाई जा रही है। बीजेपी भले खुलकर नहीं कह रही है कि इसमें हमारी भूमिका है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर है। क्या वीएचपी ये मानती है कि भाई ये सब जो हो रहा है, उनके जो एजेंडे में था, मथुरा इधर काशी, ये दोनों को लेकर धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, ये मानते हैं या मान रहे हैं कि नहीं ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है? देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि जो डिबेट आपने शुरू करी, जिस टॉपिक पर डिबेट थी और जिस टॉपिक को लेकर के मुझे यहाँ आमंत्रित किया था, मुझे लगता है कि वो टॉपिक ना होकर के कहीं और भटक गए। ये जो जिन लोगों के पास जब तथ्य नहीं होते, जब सत्य नहीं होते, जो कोई लॉजिक नहीं होता, तो इलॉजिकल बातें करते हैं और बात काशी को, और ये कोई मथुरा ले जाएगा, कोई टमाटर पे ले जाएगा, कोई नींबू पे ले जाएगा, तो कोई उसको कहीं वो बेटियां याद आएंगी, कहीं कुछ याद आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, देखिए, आज तक ने हर टॉपिक पर डिबेट की है, हर विषय पर डिस्कशन होता है, लेकिन डिबेट का जो डिस्कशन है उस पर क्यों नहीं टिक पाते? ये हमेशा डिबेट के डिस्कशन से भागने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, देखिए, जहां तक काशी विश्वनाथ का सवाल है, आपने देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद ने न तो कोई पिटीशन लगाई है, न विश्व हिंदू परिषद ने कोई आंदोलन का ऐलान किया, न संघ परिवार को इसमें भी जुटा है। इसके बावजूद भी इनको एक ही चीज नजर आती है कि बीजेपी, बीएचपी और आरएसएस, ये और वो, और ये काशी के साथ में अपना राम जन्मभूमि को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, उसको जोड़ दो। अरे भाई, बात साफ साफ है, बड़ी सपाट है, और आज तक के सुधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि देखिए, जो कोर्ट का निर्णय है कि कोर्ट ये जानना चाहता है कि वास्तविकता क्या है। आखिरकार वो जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उस मंदिर के आसपास क्या चीज हिडन है, आखिरकार उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी और उसका सर्वे करने में किसी को तकलीफ क्यों हो सकती है? तकलीफ तो उसी को होगी ना जी, जिसकी जो चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसे मैं कहता हूं। आप देखिए, अगर मैं साफ हूं, पाक हूं, तो मुझे दिक्कत क्या? आओ ना मेरे घर में, वीडियो कर लो, फोटो खींच लो, और कुछ ले जाना ले जाओ, मैं तो स्वागत करूंगा आपको। लेकिन ये तो मतलब नहीं कि नहीं जी ये तो मुसलमान है इसलिए मस्जिद के अंदर नहीं घुस सकता। अरे भाई, कोर्ट के अपॉइंटेड कमिश्नर को भी आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हो, फिर दूसरी तरफ कहते हो कि हम तो संविधान में विश्वास करते हैं। तीसरी बात ये बताइए कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर के बारे में ये कहना कि भाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी थी इसलिए हम कोर्ट को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, तुम क्या पाकिस्तान में रहते हो, सीरिया में हो, बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो, भारत में हो, भारत में रहोगे तो भारत के कानून को पालन करना पड़ेगा। तीसरी बात, चौथी बात ये कि आप देखिए, इस मामले को हमेशा हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जाता है या फिर भाजपा और नॉन भाजपा के देखा जाता है। इसमें भाजपा पिक्चर में कहां है, वीएचपी पिक्चर में कहां है, आरएसएस पिक्चर में कहां है? कोर्ट का निर्णय है कि भैया जाओ, 5 लोग, 2 लोग जाकर के सर्वे करके आ जाओ, और जो कुछ हो मुझे बता दो। अब इसमें आपको तकलीफ है, तकलीफ देखिए उसी को हो सकती है। अगले मेहमान पर जाऊं उससे पहले एक सवाल मेरा आपके पास, मुझे लग रहा है कि मस्जिद के अंदर कुछ न कुछ छुपा के रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, हाफिज साहब के पास में जाऊं उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। विनोद बंसल जी, जरा ये समझा दीजिए, आप कानून का जिक्र कर रहे हैं, नरसिम्हा राव की सरकार ने ऐसे मस्जिद मंदिर के विवाद से बचने के लिए ही वो एक्ट बनवाया था, क्योंकि अगर आप मामला यहां बनारस की बात कर रहे हैं तो देश में 100 मंदिर ऐसे और हैं, 100 धर्मस्थल है जहां पर यही विवाद होगा, और इसी को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि आप एंटी मुस्लिम माहौल बना रहे हैं। तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत करेंगे? विष्णु जी, लगातार ये बात कल भी सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया, आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं, और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए, और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं क्या होगा अगर यही रुक रहा है? अगर यही रुक रहा मुस्लिम जो बात है, आप आगे क्या हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है, हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे, और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है, 9 तारीख के बाद ये न्यायालय देखेगा। प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट का मानना किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने है जो बात हुई है, मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या जानकारी निकल कर आ रही है, वो ये निकल कर आ रही है कि यहां पर कमिश्नर को मुआयना करने नहीं दिया जा रहा है, सर्वे करने से रोका जा रहा है। ये बड़ी बात निकल कर आई है। मौलाना हाफिज साहब, ये तो कोर्ट का आदेश है, कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, 9 तारीख को सुनवाई है,
फिर क्यों रोका जा रहा है? फिर तो जो बीजेपी और विनोद बंसल कहते हैं कि कुछ सच है जो छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें और बड़ी खबर बता दें। मुस्लिम पक्ष ने यहां पर बैरिकेडिंग लगाई है। ये दूसरे पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मस्जिद में सर्वे को लेकर गतिरोध जारी है और सर्वे करने कमिश्नर को नहीं दिया जा रहा है। ये हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 9 तारीख को जब दोबारा सुनवाई होगी तो इस बात को लेकर हम जाएंगे और ये बात बताएंगे कि कमिश्नर को वहां पर सर्वे करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, बार बार रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा दी जा रही है। मौलाना हफीज साहब, ये बैरिकेडिंग क्यों? मामला तो कोर्ट में है, 9 तारीख को फिर सुनवाई होनी है। अगर विरोध करना है तो कोर्ट में कीजिए। जो लोग यहां बाहर विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब जो बात विनोद बंसल कह रहे हैं कि कुछ छिपाया जा रहा है। मौलाना हफीज, इन्होंने उसको छुपाने की कोशिश करें या फिर आतंकवादियों को छुपा रखा है इन्होंने। मौलाना हफीज साहब, दिखाना नहीं चाहते। अगर आप तक आवाज जा रही है, विनोद बंसल ने कई आरोप है कि या तो लोगों को छिपा रखा है या वहां कुछ ऐसा है जो आपने छिपा रखा है। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा। अगर मौलाना हफीज तक आवाज नहीं आ रही, सैयद असीम वकार, आतंकवादी जाने क्या छुपा रखा है इन्होंने। अगर वहां पर कुछ छुपाने जैसा नहीं है तो फिर क्यों वहां पर रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग क्यों लगाई जा रही है? ये तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया, 9 तारीख को दोबारा सुनवाई है। लिख जाएगी। लगा रहे हैं। पहले तो खाली ये बताइए, आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि मस्जिद में आतंकवादी गोला बारूद बम विस्फोटक रखे हैं। आपके प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है, तो आप इसकी पुष्टि करते हैं? आप बताओ, अगर आप इसकी पुष्टि करते हैं तो मैं आगे जवाब दूं। बताओ ना क्या रखा है। तो आज तक की मर्जी से हो रहा है। वकार साहब देखिए, किसी को डिबेट में बुलाया तो उसके ऊपर ताला तो हम लगाएंगे नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं। अब वो उनके अपने संस्कार, अपनी बातें, उनका अपना स्टैंड है। हमने आपको भी मंच दिया है, आप भी अपनी बात रख लीजिए। विनोद बंसल साहब, एक बार उनको सुन लेते हैं। असीम वकार साहब, देखिए, जब तक के मुझे इस बात का जवाब विनोद बंसल नहीं देंगे तब तक बहस बेकार है, क्योंकि मानना है कि कोर्ट का सम्मान और कोर्ट का अपमान। कोर्ट ने 1992 के मामले में यह कहा था कि मस्जिद की हिफाजत की जाए। कोर्ट ने यह कहा कि इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई 92 में 2022 में इसी महीने का निर्णय है। क्यों छोड़ दें? कोर्ट ने कहा है कि क्यों छोड़ दें? तो वहां के आतंकवादियों की नहीं, आतंकवादी कार्रवाई नहीं, आतंकवादियों ने आतंकवादी कार्रवाई हुई माना आपने? 1991 नहीं, आप मानते हैं कि वहां जो मस्जिद 2022 का 1992 में जो मस्जिद गिराई गई थी उस पे एक आतंकी हमला था। विनोद बंसल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा शांति बनाइए, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन सैयद असीम वकार साहब, सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जवाब आप वो दे रहे हैं। सवाल मेरा फिर से दोहरा दे रहा हूं, अगर आपने नहीं सुना था। जो लोग यहां पर बैरिकेडिंग लगाकर कमिश्नर को सर्वे करने से रोक रहे हैं, ये क्यों रोका जा रहा है? क्या कुछ छिपाया जा रहा है? सीधा सवाल है, उम्मीद करूंगा जवाब सीधा मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात का प्रमाण आप लोग नहीं दे पाए थे कि, या कोर्ट ने साफ कहा था कि 92 में मस्जिद ये साबित नहीं हो पाया कि मुसलमानों ने साहब उसको लेकर चर्चा हम कर लेंगे। आज जो विषय है उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। दुनिया ने देख लिया कि मस्जिद को गिराया गया, मस्जिद को गिराया गया। सुनिए, पहले बात सुनिए। नहीं घुमाएंगे क्या? मैं आप लोगों का चेहरा सामने कर रहा हूं झूठ के। आप सब लोग ये जो कुतर्की चेहरे बैठे हैं, इनका चेहरा दिखा रहा हूं दुनिया को। असीम वकार साहब, देखिए आप मेरे मेहमान हैं, आपको एक विषय बताकर इस चर्चा में बुलाया गया है, तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, बेहतर है विषय पर रहें। सवाल फिर ये है कि सर्वे को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कोई छिपाने की साजिश है? ये आरोप लग रहा है, इस पर कोई जवाब है या बाकी किसी और मेहमान के पास जाकर जवाब लूं मैं? नहीं, आपके हिसाब से क्या छुपाया जा रहा है शुभंकर मिश्रा जी? ये आरोप लगाया विनोद जी ने, इस बात से ये आरोप विनोद जी ने लगाया है। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं रिएक्शन के तौर पर। और मैं आरोप लगा रहा हूं कि वो जो हथियार लेकर 92 में गए थे लोग, वही हथियार इस वक्त विनोद बंसल अपने घर में रखे हुए हैं। सब ठीक है, विनोद बंसल घर में रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ बताया जा रहा है शाही इमाम शाही मस्जिद से जुड़ गए हैं। मौलाना हफीज साहब, अभी अभी खबर आई है, हिंदू पक्ष के वकील ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि कमिश्नर को वहां पर सर्वे करने से रोका जा रहा है। मुस्लिम जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग लाकर रोक रहे हैं। बीएचपी ये कह रही है कुछ छिपाया जा रहा है, इस वजह से रोका जा रहा है।
क्या स्टैंड है, रोकने की मंशा क्यों जब मामला कोर्ट में चल रहा है? पूछ रहे हैं आपसे सर, आपसे मौलाना हाफिज साहब। हफीज नहीं, हसीन जी, मौलाना हसीन जी, ठीक है। जी जी जी। देखिए, आप जो बता रहे हैं, जो सवाल है आपका, सवाल ये है कि बनारस में जो निरीक्षण के लिए गए हैं उनको रोका जा रहा है, अगर वहाँ कुछ नहीं है तो क्यों रोका जा रहा है? जी, यही आपका सवाल है ना? जी, यही सवाल पूछा गया है वीएचपी की तरफ से, वो आरोप लगाकर पूछिए। जी जी, मैं अभी आसिम वकार साहब की भी बात सुन रहा था और इससे पहले आपने ओवैसी साहब की भी बात कही है, तो उन लोगों ने जो भी जवाब दिया है, अगर उनका कोई माकूल किसी के पास जवाब हो तो बताए, वगरना मैं बता रहा हूं जो आप लोग पूछ रहे हैं कि वहां पे क्यों रोका जा रहा है, मैं तो वहां पे हूं नहीं कि रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है। अगर यही सच्चाई है जो आप बता रहे हैं कि रोका जा रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो लोग मौके पे हों उनके दिल में हो सकता है वो डर हो कि कोर्ट के आर्डर पर जो काम हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कोर्ट पर किसी का दबाव हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट के जज साहबान पर भी लोग संविधान को भूलकर संविधान के दायरे से हटकर दबाव बना देते हैं। जैसे कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान ने कहा कि भारत का संविधान। देखिए मौलाना हसीन साहब, देखिए मेरा आपको टोकने का मन नहीं था क्योंकि आपको देर से मौका मिला था। आपने कमिश्नर को लेकर सवाल उठाया, वो मामला कोर्ट में चला गया। अब आप कोर्ट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। अगर आप हर किसी को लेकर सवाल उठाएंगे तो फिर मामला कैसे चलेगा? आपने शायद मेरी बात नहीं समझी। मैं कोर्ट पर सवाल न कभी उठाया, न आज उठा रहा हूं, न कल उठाऊंगा। चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये सम्मानीय है। हमारे दिमाग में बात आए या ना आए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें समझ में आए या ना आए, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट का आदेश हमें समझ में आए या ना आए, हम सम्मान करते हैं, मानते हैं। ठीक है, हमने क्रॉस नहीं किया। आप बोल रहे क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर वजह क्या है सर? वही मैं बता रहा हूँ। अब आप सुनेंगे नहीं, बीच में काट देंगे तो बात तो समझ में आएगी नहीं। अगर आप सुनने का जवाब रखते हैं जो मुझे समझ में आप बिल्कुल आप बोलिए सर, आप टू द पॉइंट बोलिए ताकि समझ में आए, कम शब्दों में कम समय में। कम शब्दों में कम समय में यही बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई रोक रहा है तो ये उससे पूछने का विषय है, मगर मुझे ये समझ में आता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई दबाव में काम हो रहा हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, यहाँ की जमहूरियत खतरे में है। कुछ दिन के बाद गोगोई साहब के ऊपर 376 का चार्ज लगा दिया गया। किसने लगाया? मैं नाम नहीं लेता, मैं बता रहा हूं आपको, आप समझ रहे होंगे। नहीं, देखिए अब आप हसीन साहब, देखिए मैं आपको टोकूंगा नहीं तो आप विषय को ऐसा जलेबी की तरह घुमाएंगे कि वो समझ से परे हो जाएगा। राकेश त्रिपाठी, क्या आपको इनकी बात समझ में आ रही है? ये रोका क्यों जा रहा है? उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद में दूसरे दिन सर्वे काम जो है उसे रोक दिया गया है और ये बड़ी खबर है। मस्जिद के अंदर सर्वे टीम को जाने से रोका गया है, ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि 9 तारीख को जब दोबारा सुनवाई होगी तो इस बात को वो कोर्ट के सामने रखेंगे कि सर्वे करने से उन्हें रोका जा रहा है। राकेश त्रिपाठी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, आपने बार बार शुभांकर जी पूछा, लेकिन इमाम साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अगर रोका गया है तो ये गलत है। कानून की अनुपालना होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं हो सकता है कि वो कोर्ट के द्वारा आदेशित किए गए कोर्ट कमिश्नर को अपनी कार्रवाई करने से रोके। एक बार भी उन्होंने उसको गलत नहीं ठहराया, बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक इंसिडेंट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट की प्रक्रिया को आज संदेह के कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो भी मसला था वो उनके आंतरिक मसला था, आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के मसला था। उसमें सरकार का हस्तक्षेप या सरकार को लेकर के किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं लगाए गए थे। बावजूद इसके जानबूझ करके कोर्ट के उस इंसिडेंट का आसरा लेकर के ये लगातार पूरी न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने का एक चेष्टा रच रहे हैं, जिसमें सफल नहीं हो सकते हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सब सम्मान करते हैं, संविधान का आदर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी रोक कार्रवाई को रोकने का काम कर रहे हैं या टीवी डिबेट्स में आकर के ऐसी बातों को डिफेंड करने का काम। हालांकि वो भी कह रहे थे कि मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान करते करते कई सवाल खड़े कर दिए। अनुराग भदौरिया, आप कुछ कहना भी चाहते हैं? साथ में ये सवाल आपसे भी है कि जो लोग अगर कोर्ट की प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं तो क्या ये सही है जो आरोप लगा रहा है हिंदू पक्ष पर? मुझे पूरा विश्वास है हिंदुस्तान की जनता पे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई हो हमारे, और मुझे पूरा विश्वास है मुस्लिम भाई भी बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं।
वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर कोर्ट का पालन कराने की जिम्मेदारी, कोर्ट का सभी सम्मान करते हैं, मौलवी साहब भी कह रहे थे, हम भी कह रहे हैं, सब कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोर्ट का सम्मान होता है। सब ये देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, इससे कोई नहीं मुकर सकता और कोई मुकरना भी नहीं चाहता। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी खूबसूरती से, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, नींबू का दाम बता दीजिए क्या है, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। आप इनसे पूछो गैस का सिलेंडर क्या भाव है, क्योंकि जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, जनता के मुद्दे से कोई जनता का मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। नींबू का भाव बता दें तो जो कहो मैं हार जाऊं, बता दीजिए नींबू क्या भाव है, क्योंकि ये नहीं बता पाएंगे। नींबू चूंकि जनता से संबंधित है। देखिए अब आप कह रहे हैं नींबू का भाव क्या है, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि देखिए नींबू निचोड़ के पानी पिला दीजिए, लू चल रहा है। इसमें चर्चा जो है वो डिरेल हो जाती है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बेहतर उनके पास हम चले। कुमार अभिषेक, आप सबसे बेहतर इंसान है इस बात के बताने के लिए। हिंदू पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर आरोप हैं, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, हमें सर्वे से रोका जा रहा है। जरा बताइए वहां पर क्या अपडेट है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के वकीलों को आपने सुना है। इस वक्त सर्वे रुका हुआ है, अंदर सर्वे नहीं हुआ है। हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जो अंदर गए थे वो बाहर निकलकर जा चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अब परिसर के भीतर जाने की अलाउ नहीं किया गया, यानी कि जो मुस्लिम पक्ष है उसने उन्हें मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया। इस वजह से अब अंदर कोई सर्वे नहीं हो रहा है। जो मुख्य इसके वकील हैं वो बाहर जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो बाहर का सर्वे है वो पूरा हो चुका है कल ही। आज ये लोग अंदर जाना चाहते थे और आज ये सर्वे इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो अंदर नहीं जा सके, उन्हें रोक दिया गया। तो कुल मिलाकर अभी की ताजा स्थिति यही है, यानी कि 6 और 7 2 दिनों का वक्त दिया गया था। कल सर्वे हुआ, बाहर का सर्वे हुआ और आज अंदर नहीं जा पाए, इसलिए जो हिंदू पक्ष है वो बाहर चला गया। ठीक है, हालांकि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सर्वे क्यों नहीं हो पा रहा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन विष्णु जैन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जो हिंदू पक्ष के वकील है वो सुनवाते हैं, फिर सवाल यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं क्या होगा अगर यही रुक रहा है, अगर यही रुक रहा मुस्लिम जो बात है आप आगे क्या हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है, 9 तारीख के बाद ये न्यायालय देखेगी। प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट का अवमानना किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ आप सबके सामने है, जो बात हुई है मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या विष्णु जैन को आपने सुना, हमारे साथ असीम वकार जुड़े हुए हैं। असीम जी जरा समझाइए कि ये क्या है, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है और आपकी पार्टी तो कानून के संविधान की सबसे ज्यादा बातें करती है। यहां तो कह रहे हैं वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। नहीं सर, ऐसा है। देखिए, सच्चाई ये है कि बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए दलों को छोड़कर पूरा देश और देश के लोग सम्मान करते हैं कोर्ट का। देखिए, बहुत गौर से समझिएगा बात को। आप आम आदमी जो है वो कहानियों पे विश्वास कर लेता है, कुछ भी कहिएगा विश्वास कर लिया जाएगा। 135 करोड़ का देश, कुछ भी समझाइए, किसी धर्म के बारे में बोल दीजिए, उल्टा सीधा मान लिया जाएगा। लेकिन न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, वो कहता है कहानी नहीं सुनाओ, सबूत पेश करो। कुछ भी नहीं कहा जाता है। यही तो सबूत पेश किया है। आप आसिम वकार साहब, आप तो उनके पैरोकार हो जाते हैं। सुनिए सर, आप तो उनके पैरोकार। राकेश जी 30 सेकंड उनको बोले दीजिए, फिर मैं आपकी बात। राकेश जी 30 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके बात लौटता हूँ। जी असीम जी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए, उसके बाद यही आपकी बात बढ़ा। आप बोल लीजिए, आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा आपको। देखिए, आप समझ गए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कोर्ट कहता है कि जो तुमने पहले सबूत दो, और फिर कोर्ट कहते हैं जो सबूत तुमने दिए हैं इसको सच प्रूफ करो, ये झूठा तो नहीं है, और फिर कोर्ट उसकी जांच करता है। मैं जो बार बार जोर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से खाली ये पूछिए कि बाबरी मस्जिद वाले मामले में न्यायालय ने कहा कि कोई सबूत ही नहीं है। असीम जी देखिए, असीम जी या तो मैं आपको सवाल समझा नहीं पा रहा हूं, आप समझकर ना समझ बन जा रहे हैं, लेकिन सुनिए पक्ष के वकील की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बार वो भी सुनवा देते हैं क्योंकि वो भी अहमियत रखती है। मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कुछ कहना है? तो दीजिए सर मुझे।
यार नहीं हुआ, कुछ आर्डर नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, हमने नहीं देखने, कोर्ट ने नहीं करने दिया। क्यों रोका गया, क्यों रोका गया कार्रवाई? कुछ नहीं रोका है। अरे हिंदू पक्ष नहीं यार नहीं हुआ, कुछ आर्डर नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, हमने नहीं देखने, कोर्ट ने नहीं करने दिया। क्यों रोका गया, क्यों रोका गया कार्रवाई? कुछ नहीं रोका है। अरे हिंदू पर आपने मुस्लिम पक्षी वकील को सुना, वो कह रहे हैं नहीं हुआ, नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, इस बात को कह रहे हैं। मौलाना हसीन साहब हालांकि शायद वो ये भी कह रहे थे कि हमने नहीं ऐसा रोका है, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि आज सर्वे नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है तो ये एक बड़ा सवाल है, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी छोटा सा रिएक्शन के बाद आता हूं, मुझे बोलने दे। देखिए चिंता मत कीजिए, 1.5 साल तक यही चलता रहेगा। हाँ, और कोई दूसरी डिबेट होगी नहीं, ना कोई न्यूज बनेगी। इस देश के अंदर में महंगाई बेरोजगारी पे नहीं, यही चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही 1.5 साल तक चलेगा, जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाता। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हिंदुस्तान के अंदर में गरीब आदमी गरीब होके और गरीबों के और गरीब। अनुराग जी देखिए, आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं, बीजेपी का इसमें रोल क्या है? वहां दो पक्ष है, एक पक्ष आरोप लगा रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं हुआ। राकेश त्रिपाठी तो ये 1.5-2 साल तक यही चलेगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसलिए मैं उधर जा रहा हूं। राकेश जी आप पर यह आरोप लग रहा है कि सबके पीछे बैकएंड से आप हैं। ये सत्ता से इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। अपनी याचना कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। इसमें याचिकाकर्ता और कोर्ट के बीच में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? क्या भारतीय जनता पार्टी से पार्टी है? रोटी इसी पे चल रही है सुबह से लेकर शाम तक। कभी लाउड स्पीकर बजाएंगे, कभी बुलडोजर ले आएंगे, कभी मंदिर मस्जिद ले आएंगे, कभी अजान ले आएंगे, कभी आरती ले आएंगे, कभी हनुमान जी ले आएंगे, कभी हनुमान चालीसा ले आएंगे। ठीक है अनुराग जी, आपने अपनी बात कह ली, राकेश त्रिपाठी को भी सुन लेते हैं। इन्हें कुछ करना नहीं है, खाली कार्यक्रम का नाम दंगल है, यहाँ दंगल नहीं करना है सर। भुखमरी की इंडेक्स में हम 101 नंबर पे। ठीक है अनुराग जी, इस बात को आप भी सोशल मीडिया पर उठाते हैं, हम भी खबरें दिखाते हैं। आज जो विषय उस पर बात करने दीजिए अनुराग जी। से संबंधित है। ठीक है अनुराग जी, आपको मैंने समय दिया, बाकी मेहमानों से बात करने दीजिए, मेरी मजबूरी होगी वरना आपको ऑडियो डाउन करवाने की। राकेश त्रिपाठी अपनी बात पूरी कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप। ठीक है अनुराग जी, आप जिस तरह से यहाँ पे बेटियों पे अत्याचार बढ़ा, चाहे ललितपुर हो और चाहे चंदौली हो, इस पे इनके पास जवाब नहीं होता है। ठीक है अनुराग जी, अब अगर आप देश भर के सारे मुद्दे मेरे ही कार्यक्रम में डाल देंगे तो फिर मेरे लिए सवाल पूछना मुश्किल हो जाएगा इस विषय को लेकर। सवाल नहीं होता है कि यहाँ पे अनुराग जी देखिए, आप मेरे मेहमान हैं, मैं एक बार आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद आपको ऑडियो डाउन करवाना मेरी मजबूरी हो जाएगी। कोई कोर्ट की कार्रवाई में अगर बाधा उत्पन्न करता है तो आप कोर्ट में की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वालों के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ खड़े हैं? नहीं, लेकिन राकेश त्रिपाठी मुस्लिम पक्ष के वकील ये भी कह रहे हैं कि हमने नहीं रोका उन्हें। राकेश त्रिपाठी मुस्लिम पक्ष के वकील का जो बयान आ रहा है वो कह रहे हैं कि रुकी है कार्रवाई, लेकिन हमने नहीं रोका है, वो ये कह रहे हैं। देखिए सुधाकर जी, पूरी कार्रवाई एक न्यायिक कार्रवाई है। इस पूरी न्यायिक कार्रवाई में जो भी बातें होंगी वो बातें कोर्ट में तय होंगी। अगर रोका गया है या नहीं रोका गया है तो ये दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष को लेकर के कोर्ट के भीतर जाएंगे और कोर्ट सुनिश्चित करने का काम करेगी कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ क्योंकि राकेश जी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जिन्होंने आरोप लगाया था वो खुद जुड़ रहे हैं, तो एक बार बेहतर होगा उनसे ही सीधा सवाल पूछ लूं मैं। विष्णु जैन जी, शायद उनका, हाँ विष्णु जैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विष्णु जैन जी, आज दूसरा दिन है, जरा बताइए कि आप लोगों ने यह आरोप लगाया, आपसे थोड़ी देर पहले सुन रहे थे हम आपको, कि वहां पर सर्वे नहीं करने दिया गया। किसने सर्वे नहीं करने दिया गया, क्यों रोका गया, क्या कुछ आज हुआ, जरा एक बार बताइए आज तक पर दर्शकों को। देखिए, आज भारी मात्रा में वहां पे मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे और जब पूरे परिसर की चौहद्दी ले ली गई, उसके बाद हम एडवोकेट कमिश्नर लोग सारे लोग अंदर जा रहे थे बैरिकेडिंग के, और बैरिकेडिंग के अंदर जाते वक्त वहां पे भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग थे, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पाए और कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। कमिश्नर महोदय ने दोबारा बहुत स्पष्ट रूप से कोर्ट का ऑर्डर भी बताया, एक्सप्लेन किया वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और मुस्लिम समाज के लोगों को। उसके बाद भी भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद होने के कारण वहां पे कमीशन की कार्रवाई नहीं हो पाई, जबकि उनका ऑर्डर बहुत स्पष्ट था कि एक से ज्यादा आदमी मस्जिद में नहीं रहेगा। नहीं विष्णु जैन जी, अभी मुस्लिम पक्ष के वकील भी बाहर आए थे, उन्होंने ये माना कार्रवाई नहीं हुई है, सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं रोका है।
ये बात नहीं, वो उन्होंने टीवी पर कह रोका रहे है। थे। ये तो एक गलत बात है ना। भारी मात्रा में आप मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद में खड़ा कर दें, जब ऑर्डर एक आदमी के सिर्फ रहने का है, और उसके बाद आप वहां पे चाहते हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। तो ये तो वो कह रहे हैं कैमरे पे कि वो चाहते थे सर्वे हो, पर उन्होंने काम वही किया है कि सर्वे ना हो पाए। और इसका एडवोकेट कमिश्नर साहब इसके गवाह हैं। सारे लोग आज जो प्रशासन के थे वो इसके गवाह हैं कि किसने सर्वे रोका है। नहीं तो बाहर जो हजारों की संख्या में पुलिस के जवान थे, क्या उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया? जब ऑलरेडी मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के अंदर हैं और वो निकल ही नहीं रहे हैं, मस्जिद से निकल ही नहीं रहे हैं, तो प्रशासन के सामने एक स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि अगर हमें अंदर जाने देते हैं तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में, और इसीलिए वेट किया जा रहा था कि वो निकले, और उसके बाद भी वो नहीं निकले। और इसीलिए टाइम 3 बजे का फिक्स किया गया था कि जब उनकी नमाज हो जाएगी 1 बजे, सारे लोग बाहर चले जाएंगे। एक आदमी को सिर्फ रहने की अनुमति थी मस्जिद में, तब भी भारी मात्रा में उनके समाज के लोग वहां पे रुके रहे और सर्वे नहीं होने दिया गया। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में एक समुदाय विशेष के लोग वहां मौजूद थे, इसलिए आप लोग भी मजबूर थे और प्रशासन नहीं मजबूर था? इसीलिए मैं मजबूर था, एडवोकेट कमिश्नर साहब मजबूर थे और प्रशासन मजबूर था। ठीक है, आखिरी सवाल ये है, इसके बाद अगला कदम क्या होगा? क्योंकि 9 तारीख को सुनवाई है। मैं ये कह रहा हूं, ये कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है और हम अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। 9 तारीख को ये केस कोर्ट में लगा है, हम अपनी बात 9 तारीख को कोर्ट में रखेंगे। ठीक है विष्णु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। कई खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए थे और उन सभी का भी शुक्रिया। सभी से सवाल हमारी कोशिश थी समझने की, लेकिन हर किसी का जवाब जो था वो ये था कि संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन सबने अपने अपने इफ एंड बट लगा दिया और इस इफ बट के बीच में ही ये पूरी सियासत जो है इस वक्त लगातार जारी है।